हेलो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड का 2025 का 2025 का जो पेपर था वो काफी टफ था। तो ये पीवाईक्यू सीरीज में मैं 2025 के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये 2026 बोर्ड्स के लिए आपके लिए बहुत ही जोरदार सीरीज होने वाली है। यहां पर मैं क्वेश्चंस केवल करवाऊंगा नहीं, बल्कि उसको पूरी तरीके से इजी लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, जैसे उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए। तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज क्लास 12 फिजिक्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए 2026 एग्जाम के लिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं हो और सारी चीज आप समझ जाएं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं आपको इजी फिजिक्स विद अरविंद सर कहता हूं, यानी आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ना हो तो मेरे साथ पढ़िए। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारा कंटेंट शानदार तरीके से इजी भाषा में मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है किलर सीरीज और 10 इयर्स पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। अच्छा, कुछ बच्चों को रहता है कि सर अभी उसकी हम बात करते हैं, उससे पहले ये भी चीज कि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पर या चैप्टर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, आपको कहीं डाउट आता है, तो ये ऑल इन वन शॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बना दिया है। ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर सारे चैप्टर्स मिलेंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे क्लिक करके ऑल इन वन शॉट आप देख सके। इसके अंदर डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, सब कुछ है, जिससे आपको क्लैरिटी फुल एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज मजा आ जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ बच्चों को यह रहता है कि सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, वो कमेंट करके बार बार पूछते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि शुरुआत का वो देखते नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइए बेटा, यहां पर देखिए एक कोर्स आपको दिखेगा, इसका थंबनेल बड़ा कर दिया, क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। अब इसके अंदर ना जितनी भी पीडीएफ है वो सब अनलॉक हैं, यानी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो इस कोर्स में जाकर आप डिफरेंट फोल्डर्स बने होंगे, तो उसमें चेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस डाउनलोड करने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और फ्री की पीडीएफ अपनी पढ़ाई के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए। और अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको राइट गाइडेंस देता हूं, जिससे कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिले, आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाए, स्मार्ट वर्क कर सके, स्मार्ट हार्ड वर्क कर सकें। अच्छा, बड़ा ही जोरदार द्रोणा 2.1 क्लास 12 वाले बच्चों के लिए देश का नंबर 1 फिजिक्स कोर्स है। इसके अंदर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर शाम को लाइव क्लास होती है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है इजी लैंग्वेज में, वो आपको मिलता है। एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी पूरा आपको मिल जाता है। यही नहीं, 10 साल के पीवाईक्यूज भी पूरे मिल जाते हैं आपको, सब मैंने रिकॉर्ड किया है। एमसीक्यू के वीडियोस, केस स्टडी के वीडियोस, सेशन रीजनिंग के वीडियोस, असाइनमेंट्स फुली सॉल्व्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड सुपर हाई क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स जो एग्जाम के लिए काम आएंगे, सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। और कई बार बच्चों को रहता है कि सर आप अभी बता रहे हैं तो अब तक तो आप काफी चैप्टर पढ़ा चुके होंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी से बी मेरे साथ जुड़ जाते हैं अगर आप, तो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां से आप जुड़ जाइए। और अगस्त से मैं फिर से, अगस्त के पहले हफ्ते से, पहले दूसरे हफ्ते से मैं चैप्टर 1 से फिर से पढ़ाऊंगा, तो आप पूरा बेनिफिट ले पाएंगे, सारी चीज आपके पास होगी, बस पढ़ना है। तो ये द्रोणा को जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई का, लगाना शुरू करते हैं पीवाईक्यूज। तो करते हैं शुरू। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है, 1 नंबर का है 2025 का। जैसे दिख रहा है कि 25 का पेपर थोड़ा सा अच्छा पेपर था, टफ था आपकी भाषा में। खैर, इसको करते हैं, ये आसान सवाल है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज कैपिटल R। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला हमको पता है। और ये एरिया होता है, एरिया नहीं दिया है लेकिन रेडियस दिया है। तो क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर वायर हो, जो सर्कुलर का मतलब जो सिलिंड्रिकल वायर है, उसके लिए आप रो लिख सकते हैं L और पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये R दिया था, ये लिख देता हूं गिवन, जैसे कि अपने को कंफ्यूजन ना रहे कि भैया ये सवाल में दिया गया है अपने को क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल
सेम मटेरियल का मतलब जानते क्या होता है? रो सेम। तो यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं इस बात का, कलर थोड़ा मजे नीला लेता हूं। तो ये बात रही सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल का मतलब है कि अगर मैं बात करूं रो डैश का, तो वो रो के बराबर ही है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है साहब, आगे बातचीत को लेके चलते हैं। और कह रहा है कि रेजिस्टेंस, जो नया वाला रेजिस्टेंस है भैया, वो हमको R/2 चाहिए। और 4 केसेस दे रखे हैं, तो चारों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि किसमें R/2 मिल रहा है। चलिए फटाफट इवैल्यूएट कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इधर तो क्योंकि ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं। तो पहला वाला देखते हैं, मैं लिख देता हूं, चलो एक तो कर ही ले। हाँ, फॉर ऑप्शन ए कह लो, ऑप्शन ए, इसके लिए क्या बोला है? यूजिंग ए वायर ऑफ सेम रेडियस, स्मॉल आर सेम है, एंड ट्वाइस द लेंथ। तो अब ये आर डैश इसके लिए क्या है? मटेरियल सेम था तो रो सेम हो गया, लेंथ इन्होंने कर दी है डबल, ये लिखा है ट्वाइस द लेंथ, और रेडियस सेम है यानी पाई आर स्क्वायर वही रखोगे। तो ये वैल्यू क्या हो गई? आप दिख ही रहे हैं, ये पहले वाले की डबल है, 2 दिख रहा है ना, तो ये वैल्यू 2R आ गई। और हमें चाहिए रेजिस्टेंस R/2, तो ये तो भैया होगा नहीं, ये तो पक्का गलत हो गया। अब आगे की बातचीत करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो मैं लिख देता हूं यहां फॉर ऑप्शन बी। इसमें आर डैश की चर्चा करते हैं, मटेरियल सेम है तो रो सेम है। यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस, आर सेम रखना है लेकिन लेंथ को आधा कर देना है। तो मैं एल डैश की जगह लिख देता हूं L/2 और रेडियस सेम रखता हूं। अब देखिए ये 1/2 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी ये वैल्यू R/2 हो गई। आपको दिखाई पड़ रही होगी, R/2 आपको चाहिए थी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नॉर्मली बोर्ड्स में नॉर्मली क्या लगभग पक्का मान सकते हैं 0.1% छोड़ के कि सिंगल करेक्ट ही आते हैं, मल्टीपल करेक्ट तो आते नहीं। तो ये ऑप्शन सही है ना, ये जो दिख रहा है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना, हम बड़ा बड़ा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये कि आप सीख जाएं। चलिए ऑप्शन नंबर, कलर को बदलते हुए हरा लेते हैं, फॉर ऑप्शन नंबर बेटा सी। अब सी में देखते हैं क्या, यूजिंग ए वायर ऑफ सेम लेंथ, एल सेम है और रेडियस डबल कर दी है, तो इसको रखा आर डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी थी? सेम लेंथ एल, और रेडियस को कर दिए हैं डबल, पाई 2R का स्क्वायर। तो ये 2R का 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी R/4। उम्मीद है ये आराम से समझ जा रहे होगे। अच्छा, अगली बात फॉर ऑप्शन नंबर डी, फॉर ऑप्शन नंबर डी। अब डी में देखते हैं, क्योंकि रो तो भैया सेम है, मटेरियल सेम है, ये पहले ही बोला जा चुका है। यहां कह रहा है सेम लेंथ का हो और हाफ रेडियस हो। तो लेंथ अगर सेम है तो एल, और रेडियस हो गई R/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 करोगे ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4R। तो आप साफ तौर पे देख पाए कि भैया ये ऑप्शन भी गलत निकला, ये भी गलत निकला और ये सही निकला। तो इसका जो आंसर है आपका वो बी आ जाएगा, बिल्कुल एकदम स्पष्टता के साथ मैंने आपको बताया। तो ये यहां पर आप बी को टिक कर दो। मैं हट जाता हूं, पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आराम से इजी एक्सप्लेनेशन मैं करता रहूंगा, नोट करो। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन 2025 का। ये देखिए एमसीक्यू है, 1 नंबर का है, 2025 में आया हुआ है। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। लिखा है इफ RS एंड RP आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ n रजिस्टर्स, ईच ऑफ वैल्यू R, यानी हर जो रेजिस्टेंस है वो R वैल्यू का है। और RS कब है? जब वो सीरीज में है। और RP कब है? जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तब पूछा है कि RS माइनस RP की वैल्यू बताइए। 4 ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है, या कहने का मतलब पता करना है। बहुत आसान। ये देखिए RS का मतलब क्या है जो ये बता रहे हैं, चलो निशान कुछ लगा देते हैं। RS का मतलब है जो ये n रजिस्टर्स हैं वो R n बार जोड़ दो, तो ये R प्लस, क्योंकि सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये आप जोड़ते चले गए और यहां तक भी R लिख देता हूं और ऐसे कर देता हूं, ये n टर्म्स हैं, जैसे कहीं से कोई दिक्कत आपको ना लगे। तो ये RS की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये RR को n बार जोड़ोगे तो NR आ जाएगा। ये देखिए NR आ गया। अब हम पैरेलल की बात कर लेते हैं। आइए देखिए ना, ये रहा भाई पैरेलल।
तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/RP, और 1/R ये कहां तक जाएगा, n टर्म्स, ये यहां से लेकर ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स। ये सवाल में कहा था तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये 1/R n बार जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ गई 1/RP इज इक्वल टू n/R। अब देखिए भाई RP निकालनी है तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/n। वैसे भी हम ये जानते हैं, अगर थोड़ी, मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, अगर आपको प्रैक्टिस, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जितनी बार जोड़ते हो उतने टाइम्स कम हो जाता है। 10 बार जोड़ोगे तो R/10, 20 बार जोड़ोगे तो R/20 ऐसे, और इसमें उतने गुना बढ़ जाता है। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने समझाने के पर्पज से ऐसे कर रहे हैं, वरना ये ओरली हो जाता सवाल। खैर है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब देखिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये निकालना था RS माइनस RP, तो जो हमें निकालना है उस तरफ बढ़ते हैं, और यहां लिखा हमने RS माइनस RP, ब्रैकेट डाला, हम भी डाल देंगे। RS की वैल्यू क्या है, कहां गई, NR, और RP की वैल्यू क्या है, R/n, लिख दिया। अब वाइट पकड़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी आती है। इसमें से आपको n हो गया LCM, ये हो गया n² R माइनस R। अब यहां पर आप R ले लीजिए कॉमन, तो n² माइनस 1/n इंटू R, यही आपका आंसर है। और इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। देखिए बहुत ही सरल सवाल था, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। तो मैं हटता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये है 2025 का 2 नंबर का सवाल बेटा। तो क्या बोलता है, शो दैट E इज इक्वल टू रो जे लीड्स टू ओम्स लॉ। एक्चुअली जो ओम्स लॉ होता है ना, वो 2 फॉर्म होता है, एक तो स्केलर फॉर्म होता है V इज इक्वल टू IR, बेसिकली V इज इक्वल टू IR भी नहीं कहते, V इज प्रोपोर्शनल टू R कहते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I कहते हैं। और ये होता है वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में मोटे तौर पे V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, और वेक्टर फॉर्म में ये लिखते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व है। यही कह रहा है कि ओम्स लॉ ये कहता है, ये बताओ, और राइट ए कंडीशन इन विच द ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ए मटेरियल। ये तो आप जानते ही हैं, टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन ना बदले। खैर, इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करते हैं। तो ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ ले लीजिए L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लीजिए, और इसमें हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा है। तो ये इसमें जो रिलेशन, अभी इसकी बात करेंगे, मैं ओम्स लॉ को जानते हैं जो हम लोग V इज इक्वल टू IR लिख सकते हो। अब क्या है, इस R को हम लिख सकते हैं रो L/A, क्योंकि चूंकि R इज इक्वल टू रो L/A हमको मालूम है। अब ये V के नीचे हम ले आते हैं किसको, L को, तो V/L इज इक्वल टू, यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, रो I/A, इसी से ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे एक कंडीशन और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू V/L। ये V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और L होता है इसका लेंथ। इस रिलेशन से V/L को आप E लिख सकते हो। इस रिलेशन का इस्तेमाल यहां कर लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये वैल्यू हो गई रो I/A। अब E को लिख सकते हो रो I/A, क्या होती, करंट डेंसिटी। अभी ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर हमने वेक्टर यूज नहीं किया है, अब हम वेक्टर यूज करने वाले हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मान लो हमने ये बैटरी लगाई थी, अब यहां तो लिख दिया है, लेकिन फिर भी ये मान लो ये बैटरी लगाई थी, तो प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी का किधर डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज भी तो इधर ही मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दूसरी फोर्स लगता है उनमें। यानी E और J का दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए बिकॉज डायरेक्शन ऑफ E एंड J इज सेम, इसलिए हम वेक्टोरली इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू रो इंटू J, और ये वही
जो प्रूव्ड कह दीजिए, या ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। और रही बात कि ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है मानना किसी को, तो इसमें जो कंडीशन होती है कब ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये लिख सकते हैं इफ टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट हो, या टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन और लिख देते हैं, एंड नहीं मतलब इसमें से कोई भी गड़बड़ा जाएगा तो बस काम इसका हो जाएगा, टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन क्या होती है, प्रेशर वगैरह, एग्जाम्पल जैसे प्रेशर, ये भी लिख देते हैं, इसे पकड़ पाए, इज नॉट कांस्टेंट, तब ओम्स लॉ विल नॉट वैलिड। ये फंडामेंटल लॉ नहीं होता, समझिए रहिएगा, जरूरी नहीं है फॉलो करना। तो ये बड़ा मेरे ख्याल से सरल ही सवाल था, लेकिन ये घुमा के पूछा, बेसिकली ये डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन की तरह नहीं पूछा है, तो इसको पकड़े रहिएगा। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 2025 का। लिखा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ये 9.5 ओम का रजिस्टर से कनेक्ट किया गया थ्रू की। एक फोटो बना लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये देखिए एक रजिस्टर है, आर कह देते हैं 9.5 ओम। एक की लगानी है तो यहां पर एक की लगा दो, मेरे ख्याल से ऐसे की लगा, एस लिख देते हैं, इसको स्विच कह लीजिए। और ये बैटरी हो गई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे दिखा देते हैं। ये पूरी बैटरी है, ये ऐसे दिखा देते हैं ना बैटरी को। ये कहानी है। अच्छा, इसका भी ईएमएफ दे रखा था 12 वोल्ट का, तो इसका जो ईएमएफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ है 12 वोल्ट, और स्मॉल आर 0.5 ओम है। ये कहानी यहां दे रखी है, बड़ी अच्छी बात है। और द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। टर्मिनल का मतलब यहां समझ सकते हो, ये मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूं। तो ये टर्मिनल मान लीजिए, यहां पर ये टर्मिनल मान लीजिए ए और बी, ये टर्मिनल हो गया ए और बी, है ना। ये टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि बाकी तो कंडक्टिंग वायर है। When the key is open to that, when the key is closed, जब की पहले ओपन हो और फिर क्लोज हो, उस समय का हमको रेशियो चाहिए। तो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। केस 1 ले लो यहां, जब हमारा क्या है, एस हमारा की ओपन है, तो मैं लिख देता हूं कि एस इज ओपन। अगर हमारा एस ओपन होगा तो आप ये जानते हैं ई और वी होते हैं बराबर, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो रही इसमें। तो जब करंट फ्लो नहीं होती तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, V1 की वैल्यू हमारी ई के बराबर हो गई, जो कि 12 वोल्ट के बराबर है। इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 या जैसा चाहो कह सकते हो। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं, और यहां ये बोले हैं कि क्लोज्ड है, तो की एस इज क्लोज्ड। अब जब की क्लोज्ड है तो इसमें करंट फ्लो होगी, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी होगी। तो डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो फॉर्मूला होता है V2 इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R। ये फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, हमेशा नहीं, चार्जिंग में प्लस हो जाएगा। डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां डिस्चार्जिंग हो रही, क्योंकि करंट फ्लो करा रहा है बैटरी, तो डिस्चार्ज होगा तभी तो कराएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहां आई चाहिए ना, तो हियर आई क्या, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्चार्जिंग में, E अपॉन R प्लस R। 12 वोल्ट की बैटरी है और R प्लस R क्या रहा, R हो गया 9.5 ओम और स्मॉल r 0.5, तो ये हो गया 12/10 विच इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू हो गई। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल करने जब तुम चले तो नाउ V2 इज इक्वल टू E माइनस IR, मतलब E का मतलब 12 वोल्ट माइनस 1.2 एम्पियर यहां से निकाला है, और स्मॉल r का मतलब था 0.5, तो ये 12 माइनस 0.6,
1.2 का आधा 0.5 का मतलब यही होता है। तो 12 में 0.6 अगर घटाओगे तो 11.4 वोल्ट मिलेगा। अब आप V1 अपॉन V2 निकाल लो, यही तो ये कह रहे थे कि V1 अपॉन V2 बताओ, तो ये हो गया 12 अपॉन 11.4, रेशियो निकालेंगे 1.05 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से सवाल बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, आराम से नोट करिए। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये है 2 नंबर का सवाल 2025 का। तो लिखा ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। तो देखिए अभी बताते हैं। प्लॉट ए ग्राफ लिखा है शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल एज ए फंक्शन ऑफ करंट I सप्लाइड बाय द सेल। ठीक है, ये अभी आपको दिखा देते हैं। एक्सप्लेन हाउ द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम इट। बहुत आसान, बड़े प्यार से करेंगे। तो फिगर बना देते हैं पहले। देखिए जब भी वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं ऐसे R लिखकर ये एक एरो खींच देते हैं, इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये पता होगा आपको, नहीं पता तो आप, मैं बता रहा हूं, जान लीजिए। वेरिएबल R, चलो रेजिस्टेंस ही लिख दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और यहां एक बैटरी लगा देता हूं और ऐसे। और भैया इसको क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल नापना है तो ये वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तभी आप जान पाओगे। ये ई है और ये आर है। ये सर्किट डायग्राम हो गया कि भैया ये अलग अलग आर के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, कितनी। एक एमीटर भी लगा दो, करंट भी तो जाननी थी। अब वो कोई चीज हम छुएंगे तो ये उड़ जाएगा पूरा। आई तो यहां पर आप चाहो क्या करना ही होगा। अब जैसे ही हम टच करेंगे पूरा ही उड़, अच्छा बच्चा चलो थोड़ा। तो यहाँ पर क्योंकि ये भगवान जाने इसमें अच्छे फंक्शन इस वाले में है नहीं, हमारे क्या बोलते हैं इंटरैक्टिव बोर्ड में। ये एम्पियर मीटर ये नापेगा आई और ये नापेगा V। हमको इसी में तो ग्राफ खींचना है। आइए खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, ये देखिए ग्राफ खींचा। V और I में ग्राफ खींचने की बात कर रहे हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट है ना, और ये ओरिजिन हो गया। ले देखिए अब यहां पर जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं इस केस में वो क्या रहता है, इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के केस में V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। देख रहे हैं। अब इस फॉर्मूले से अगर आप I की वैल्यू 0 कर दोगे तो V बराबर हो जाता है। व्हेन I इज इक्वल टू 0 देन V बराबर E। इतना हम समझ गए। तो यहां पर जब करंट 0 है तो जो मैक्सिमम मिल रही है चीज वो EMF है ना। अब इस इक्वेशन को क्योंकि V और I में ग्राफ है तो हम इस तरह लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E, और कंपेयर कर देते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन mx प्लस c से। ये आपको बिल्कुल मालूम होगा ये इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की, सीधी रेखा की। उसमें m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। ये y एक्सेस पे, ये y पे y है, इसका जो टुकड़ा काटती है लाइन वो होता है आपका c। ठीक, और इससे कंपेयर किया तो स्लोप, ये स्लोप है आपका, इस स्लोप की वैल्यू क्या आ गई m, ये हो गया माइनस r के बराबर। तो यहां पर मैं एक फिगर, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और ये देखिए एक लाइन मैंने यहां से ऐसे ड्रॉप कर दी और इसका जो स्लोप है जिसे m कह रहे थे वो माइनस r के बराबर है, और बाकी हमने बात करी ली c y इंटरसेप्ट e के बराबर है। अगर आपको कहीं पर निकाल, जैसे बोलना था ना कि निकालेंगे कैसे, तो निकालोगे ऐसे कि यहां 0 पर जो वैल्यू मिलेगी वो e निकल आएगी और इसका, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस r के बराबर होगा। स्लोप कैसे निकालते हो, ये थीटा और इसी को बराबर कर देते हो टेन थीटा के, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल इसलिए माइनस में आएगा, निपट जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे, है ना। और भी कानून लगाए जा सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल सरल कानून की बात कर रहे हैं, समझ में बायो वाले और चाहे मैथ्स वाले सबको आएगा। तो इसको आप, मेरे ख्याल से इतना ही सवाल था, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ये V वर्सेस I ग्राफ भी बन गया। ये उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी बैटरी या सेल। ये इंपॉर्टेंट है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पढ़े रहिएगा, नोट कर लीजिए इसे आप।
तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये है 3 नंबर का सवाल 2025 का बेटा। लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अभी हम बता देते हैं। बाकी ये सेकंड वाला इसका डेरिवेशन है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 are connected in parallel, derive an expression for the EMF and internal resistance of the equivalent cell। तो ये डेरिवेशन है जो कि आप कर लेंगे। पहला पॉइंट जो है वो भी बहुत ही सरल है। अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, तो इन दोनों में एक तो रिलेशन होता है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग E इज इक्वल टू V प्लस IR। ये डिस्चार्जिंग का रिलेशन है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। ये क्या होता है? ये ईएमएफ है। ई बराबर एक तरह की डेफिनेशन है। और वी आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन करंट आई इज फ्लोइंग। और ये रिलेशन दोनों के बीच में हमने बता ही दिया है। तो इससे भी आप ये पकड़ सकते हैं, ये जो रिलेशन है डिस्चार्जिंग का है। और जब हम चार्जिंग का रिलेशन करते हैं, जब बैटरी चार्ज करते हो, तो बीच में आ जाता है क्या? V बड़ा हो जाता है। ये यहां पे लिख देते हैं। डिस्चार्जिंग में हमेशा जो V होता है वो E से छोटा होता है। इन द केस ऑफ चार्जिंग हमारा V बड़ा हो जाता है E से। ये डिफरेंस हो गया। और ये एक वो है डेरिवेशन, जो डेरिवेशन आप कर लेंगे कि E1 E2 दो सेल लगाया है। ये इस तरह से जो बातचीत होती है, एक इसका रेजिस्टेंस लगा लो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। हाँ, और ये दूसरा वाला ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये E1 R1 E2 R2 और यहाँ कहीं इसको B कह दो, इसको A कह दो, वगैरह वगैरह। इसी का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला आप निकालते हो, अगर मोटे फॉर्मूले की बात करें, इक्विवेलेंट EMF मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वही तो पूछा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF की बात की है। तो ये जो यहाँ पर EMF आएगा वो आता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट जो आता है वो होता है, वो पैरेलल में है ये लोग। तो R1 दो के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो इसको पकड़े रहिएगा आप, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं ये सवाल। ये है 3 नंबर का सवाल और 2025 का। ऐसे सवाल कई बार आपके यहाँ आते हैं एग्जाम में। तो लिखा है 2 बैटरीज और EMF 3 वोल्ट और 6 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम और 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 4 ओम रेजिस्टेंस। ये 4 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। फोटो बना देना बेहतर हो सकता है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस पहले बना लो। ये मैं लिख देता हूं R बराबर 4 ओम। और 2 बैटरी इससे कनेक्टेड है, तो एक तो इधर बनाओ, ये बैटरी हो गई। एक दूसरी यहां बनाओ और इन दोनों को यहां पर आके आप मिला दो और ये यहां मिल गया। इसको हम कह देते हैं E1 R1 E2 R2 और बाकी तो मेरे ख्याल से सब बराबर है। इस तरह का सेटअप है। तो ये E1 R1 की वैल्यू नहीं लिखी है, वो हम लिख देंगे जहां भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लिखा थी इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका EMF बताना है इस कॉम्बिनेशन का। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बैटरी का जो इक्विवेलेंट EMF होता है उसकी वैल्यू होती है, मैं यहीं लिख देता हूं। E इक्विवेलेंट का मतलब होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां पे वैल्यू रखी जाए तो E1 का मतलब हो गया 3 वोल्ट
और रेजिस्टेंस दूसरे वाले का यानी 0.4 प्लस 6 वोल्ट इंटू रेजिस्टेंस पहले वाले का 0.2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका मतलब है 0.2 और प्लस 0.4। अब यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, काफी कम जगह बची है, तो ई इक्विवेलेंट जो रहा वो ये वैल्यू हो जाएगी 4 त्रिक 12 1.2 प्लस ये हो जाएगा 6 दुआई 12 फिर 1.2 और नीचे आ गया 0.6, तो ये आ गया 2.4 अपॉन 0.6 यानी आ रहा है 4 वोल्ट। तो पहले का आंसर जो पार्ट 1 था उसका आंसर तो हो गया आपका 4 वोल्ट। मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 सिचुएशन की। कलर को हरा ले लेते हैं, नंबर 2 पकड़ते हैं। नंबर 2 में क्या पूछा है, कह रहा है कि द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टेंसेस के, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 0.2 और 0.4 लिखा है। इसमें कोई बहुत ही ज्यादा सरल है, ये आपने 0.4 की कहानी कह दी और ये 4 2 8 तो 0.08 आ गया और ये हो गया 0.6। मेरे ख्याल से ये शायद सही लिखा हुआ है और डेसिमल हटा दीजिए तो ये 0.8 अपॉन 6 आ गया। अब आप चाहें तो 2 से और डिवाइड मार दीजिए तो 0.4 अपॉन 3 आ गया और इसको वैल्यू हो जाएगी इसकी 0.133 ओम। ये आंसर आ गया नंबर 2 का आंसर। नंबर 3, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। अब करंट ड्रॉन कितनी होगी, देखिए नंबर 3, ये करंट ड्रॉन में हम जानते हैं कि I की जो वैल्यू होगी वो ये E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो I इंटू R टोटल हो जाएगी और R टोटल कितना है, यहां RT लिख देते हैं इसको, वो इसका प्लस इसका, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.113 है तो 0.133 प्लस 4 तो 4.133 ओम, ये R टोटल है रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। और E इक्विवेलेंट की बात तो चल ही रही है तो मैं यहां पर I की वैल्यू निकालूं तो E इक्विवेलेंट अपॉन RT, E इक्विवेलेंट कितना था बेटा, 4 वोल्ट था। कहां निकाले, ये निकाले 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और RT का मतलब 4.133, ये करीबन 0.97 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। देखिए तो ये बहुत सरल सवाल था लेकिन क्लियर, ये सवाल ये बहुत आता है आपके यहां तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए बढ़िया सा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए 3 नंबर का सवाल है 2025 का और ये किरचॉफ लॉ का सवाल है। तो लिखा है स्टेट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के 2 रूल होते हैं, मैं शॉर्ट में याद दिला देता हूं, बाकी तो घोंट रखा ही होगा आपने। तो पहला जो रूल होता है किरचॉफ का वो उसे बोलते हो आप, कई नाम है, फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल, KCL, तो मैं KCL लिख देता हूं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, सिंपल सी बात, I1 I2 I3 और I4। तो ये आने वाली कौन सी है, I1 प्लस I2 बराबर जाने वाली I3 प्लस I4। ये पहला लॉ है। ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये उस पे बेस्ड होता है। ठीक, या कई किताबों में लिखते हैं एल्जेब्रिक सम विल बी 0, तो आने वाली करंट को अगर माइनस पकड़े, जाने वाली को प्लस माने तो उसको जोड़ के 0 कर देंगे, मतलब वही है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सरल भाषा याद रखिए हमेशा। नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरा लॉ जिसे आप KVL कहा करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड रूल। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप में समेशन या सिग्मा डेल्टा V की वैल्यू 0 होती है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। ये आप पढ़े होंगे तो ज्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूं, उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं बतानी, आप तो याद कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी पर ये बेस्ड होता है। पार्ट 1 था या जो भी कहो, स्टेट कर दिया है इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे इस न्यूमेरिकल को करने की। यहाँ पर कुछ कलर लाल ले लें, जैसे यहाँ कुछ लिखे हुए तो देख सको। तो लिखा है अप्लाई दीज लॉज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द 3 ब्रांचेस ऑफ द गिवन सर्किट। ये 3 ब्रांच है, इसमें सर्किट ने करंट निकालनी है। आइए सबसे पहले हम लगाएंगे केसीएल इसके अंदर, किरचॉफ करंट रूल। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो यहां पर 2 सेल हमको दिख रहे हैं, ये 10 वोल्ट का दिख रहा है, 5 वोल्ट का। तो हम चुपचाप क्या करते हैं, 5 वोल्ट का ये प्लस वाला टच रहा है, तो यहां से एक करंट निकाल लेते हैं जिसका नाम हम I1 कह देते हैं। अब हमको ये मालूम है कि अगर इस सेल से I1 करंट निकली है तो इसके अंदर जाने वाली करंट भी I1 होगी, क्योंकि जो पूरी पहुंचेगी तभी तो करंट बनेगा। और ये तार सिंगल है, इसलिए यहां भी I1 होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर यहां से यहां से I1 निकल रही है तो यहां भी I1 होगी, क्योंकि कोई और कनेक्टिविटी बीच में है ही नहीं। अब दूसरा सेल ये है, यहां से एक दूसरी करंट निकालते हैं हम लोग I2। अब क्योंकि I1 इधर जानी तो इधर तो ये चढ़ नहीं सकती है, तो ये I2 इधर घूम जाएगी, ये देखिए। और ये I2 गई, अब यहां से ये I2 निकली थी तो I2 इसमें जाएगी भी। तो यहां पर आप देखें I1 करंट आने वाली है, एक जाने वाली I2 है, और एक जो बची I1 में से I2 चली गई, तो बची क्या, I1 माइनस I2। ध्यान से देखना, ये I1 माइनस I2 करंट है, और ये I1 माइनस I2 जो करंट है वो यहां पर ऐसे I1 माइनस, ये मैं यहां पर थोड़ा सा इसको हटाऊं, ये I2 को हटा देना चाहिए। तो यहां पर ये जो I1 या I1 माइनस I2 करंट है यहां तक पहुंची, और यहां पर पहुंची I1 माइनस I2 करंट। और यहां से I2 यहां से जोड़ दोगे तो I1 ऊपर चली गई, जोड़ने के बाद I1 माइनस I2 आ रही थी, I2 जुड़ी चली गई। इस तरह से कुल मिला के और भी कई तरीके से आप यहां पर केसीएल लगा सकते हैं। मैंने एक तरीका लगाया, आप किसी भी तरह से बस ध्यान ये रखना है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। आप यहां से ही निकाल के बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैंने बस दिमाग ये लड़ा दिया कि भैया यहां से I1 निकाली, अब इसके पहुंचने वाली तो एक ही तार है, तो I1 ही आएगा। तो यहां से आप I1 पकड़ा दीजिए, जाने वाली भी I1, क्योंकि एक ही तार कनेक्टेड। यहां से I2 निकाल रहे हैं तो लौटने वाली भी I2 है। अब यहां से देखिए I2 निकल रही है, I1 आ रही है, तो I1 में से अगर I2 चली गई, आने वाली बराबर जाने वाली, तो बची हुई कितनी है, I1 माइनस I2। इस I1 माइनस I2 को I2 जोड़ दोगे तो I1 मिल जाएगा। अब इसमें I1 माइनस I2 चली, ये I1 माइनस I2 यहां पहुंची, जब यहां पहुंची तो I2 आ रही है, I1 माइनस I2 आ रही, दोनों को जोड़ा I1 मिली और चली गई। तो हमने KCL लगा दिया। उम्मीद करते हैं ये आप कई तरह के, ये नहीं कि जो हमने बाइफरकेशन किया केवल आप वही कर सकते हैं, और भी इसमें करंट का कुछ भी मान सकते हैं, गलत नहीं होता है। अगर आप सही माने हैं तो पॉजिटिव करंट आएगी, और उल्टी मान ली है तो नेगेटिव आ जाएगी, इतना ही फर्क पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब केसीएल अप्लाई हो गया, आफ्टर केसीएल अप्लाइंग केवीएल। अब केवीएल के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा छोटा छोटा कोशिश करूंगा यहीं आ जाए, अगर आ पाए तो। आफ्टर KCL जो कि हम अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद अप्लाइंग, अप्लाई लिख देते हैं शॉर्ट में, पूरा भाषा नहीं लिखते, उतने समझदार हैं हम। KVL लगा रहे हैं, और जो क्लोज लूप लिए हैं उस क्लोज लूप को हम पकड़ लेते हैं। यहां पे नाम देना पड़ेगा हमको, तब लगाते बनेगा। तो रेड नीला कलर लेते हैं, वो दिखेगा आपको। तो यहां पर हम नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, देखिए A, और इसको देते हैं B, इसको देते हैं C, D, E, और इसको देते हैं F, जैसे हमें लिखते बने। तो ये जो क्लोज लूप हमने लिया है वो ABCDA लगा रहे हैं। क्लोज लूप ABCDA, जहां से शुरू किया वहीं खत्म किया। अब यहां पर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी कि हम फोटो भी आपके लिए बना देते हैं, इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं जैसे कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, लिखते हैं इक्वेशन। अब आप A से मूव किए B तक तो कोई टेंशन नहीं हुई, फिर इस बैटरी में प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा व्हाइट कलर दिख नहीं रहा, प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे थे तो हमने लिखा +5। फिर इसमें जिस तरफ आप जा रहे हैं उसी तरफ करंट जा रही है तो माइनस हो जाएगा, तो -2i। फिर यहां पहुंचे, जिस
डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, फिर से माइनस, तो I2 इंटू 1, तो I2 इंटू 1, फिर ये बैटरी में प्लस टर्मिनल पे जा रहे हैं तो प्लस 10 और बराबर 0। ये ध्यान रखिएगा, आपके टीचर साहब हो सकता है कुछ अलग साइन कन्वेंशन बताए हों, कुछ फर्क नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूं x माइनस वाई बराबर 0, वो x बराबर y बताए होंगे, बात दोनों एक ही है ना। घबरा मत जाना, क्योंकि बच्चे, कई लोग बच्चे होते हैं वो ध्यान ही नहीं, समझ नहीं पाते हैं तो वो रट्टा मारते हैं, वो नहीं करिएगा। x माइनस वाई बराबर 0 या x बराबर y मतलब एक ही है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हो -2i माइनस I2 प्लस 15 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई करो, 15 को उधर ले जाओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i1 प्लस I2, ये -15 होगा, उधर गया तो +15 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, है ना। दूसरी हम लूप पकड़ लेते हैं, उसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूं जैसे स्पष्टता बनी रहे। तो यहां पर एक अप्लाई किया था, यहां एक अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई KVL इन ए क्लोज लूप। अब एक क्लोज लूप हम और पकड़ लेते हैं यहां पे, वो कौन सा पकड़ रहे हैं, इधर वाला पकड़ लो, यानी कौन सा बोलोगे, ADEFA। इसको मैं यहां बना देता हूं फिर से, ये ADEFA, ये फिर से जैसे कि आपको लिखने में दिक्कत ना आए, ये यहां अप्लाई कर रहे हैं, उम्मीद आप देख पाए होंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे, माइनस टर्मिनल पे जा रहे हैं तो -10, फिर आगे बढ़े इस करंट से विपरीत तो प्लस हो जाएगा, प्लस I2 इंटू 1, यहां पहुंच गए। फिर यहां बढ़े तो करंट, यहां कुछ नहीं था, इस जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस, और करंट है I1 माइनस I2, तो -I1 माइनस I2 इंटू 2 बराबर 0। अब सॉल्व कर लीजिए, -10 प्लस I2 माइनस 2I1 माइनस प्लस 2I2 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं 2 और 1 मिलके 3I2 माइनस 2I1 प्लस 3I2 माइनस 10 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2I1 माइनस 3I2 और प्लस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो -10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके खेल खत्म कर लेते हैं। तो आइए दोनों यही कोशिश, कलर बदल लेते हैं जैसे दिखाई पड़े आपको। ये देखिए यहाँ पे सॉल्विंग 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन 1 एंड 2 की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि चलिए I2 उड़ा देंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले 2I1 प्लस I2 बराबर 15, ये इक्वेशन 1 थी, और ये थी 2I1 माइनस 3I2 बराबर -10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो साइन चेंज कर देते हैं, इतना तो आप काफी सालों से जानते हैं। ये हो गया आपका 4I2, 3 और I2, 4I2 जहां तक हो गया, तो ये हो गया 4I2 बराबर 25। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, 25/4, 6.25 एम्पियर। तो एक तो वैल्यू बेटा आपकी ये निकल आई। अब इस वैल्यू को 6.25 एम्पियर को किसी सरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक इक्वेशन ये थी, एक ये थी, दोनों एक ही जैसी हैं, पहले में पुट कर देते हैं। तो यहीं पे लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया 2I1 प्लस I2 यानी 6.25 ये कहेंगे, ये बराबर 15। तो यहां पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए, तो ये 2I1 बराबर 15 माइनस 6.25, तो 9 6 15, 8.75। अगर मैं सही लिख रहा हूं तो सही तो लिख ही रहा हूं, 8 6 14 और ठीक 8.75। अब यहां पर इसका आधा कर दो I1 के लिए, तो I1 की वैल्यू हो गई 8.75/2। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 आधा, 4.2 3 6 2 7 14 2 5 10, इतने एम्पियर। ये वैल्यू आ गई आपकी I1 की।
I1 I2 देखिए इसमें क्या है, इस ब्रांच में I1 पता हो गया, इसमें I2 पता हो गया कि ये I1 माइनस I2 निकालना है। अब यहां पर मैं कलर फिर से बदलने की कोशिश करता हूं, और एक आपने निकाला I1 माइनस I2। I1 कितना था 4.375 और I2 कितना था 6.25 एम्पियर, है ना। तो ये 6.25 एम्पियर। अब ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस 1.875। इस माइनस का क्या मतलब है कि जो करंट हमने इधर बनाई है एक्चुअली विपरीत दिशा में करंट है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस में करंट आ गई, आपकी समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो यहां पर ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये भी मैं लिख ही दूं क्या, माइनस नेगेटिव साइन शोज I flowing from F to E। हमने E to F माना था, ये कहानी खत्म हो गई। बाकी सारे आंसर आप समझ ही चुके हैं कि भैया ये देखो I2 इस ब्रांच में थी, तो I2 हम लिख नहीं रहे हैं, लिख लेना 6.25 एम्पियर। I1 इस ब्रांच में थी BC में, तो I1 यहां निकली 4.375 एम्पियर। और इसमें FE में इधर हमने मानी थी लेकिन निगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। कई किताब में गलत दिया रहता है, तो समझे रहिएगा आप इसको, आप शांति से नोट कर लीजिए। ये किरचॉफ लॉ का बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करें। तो बच्चों करते हैं 3 नंबर का सवाल 2024 का। ये रहा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, सरल है। लिखा है बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ ई। कहां पर बैटरी लगी, ये लगी हुई है ई, इसका ईएमएफ नहीं पता। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर। बढ़िया सर्किट दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। When the key K is open, जब इसको ओपन रखते हो, the voltmeter reads 10 volt and ammeter reads 0 एम्पियर। भाई इसको जब बंद रखोगे तो करंट तो फ्लो नहीं होगी, तो 0 एम्पियर रीडिंग इसकी हो गई। और जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसने V ने नापा है 10 वोल्ट। तो आपको पता है कि जब करंट फ्लो नहीं होती उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। तो यहां का ईएमएफ खट से पता चल गया कि 10 वोल्ट के बराबर है। तो इसको मैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर व्हेन करंट इज 0, जो कि पहले कंडीशन में था, तो उस समय V बराबर E होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाले हैं वो 10 वोल्ट के बराबर है। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। समझ में आया ना, जब बैटरी में करंट ना फ्लो हो रही हो तो अक्रॉस द टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ के बराबर हो जाता है, जो पहले वाले केस में है, क्योंकि पहले करंट तो कुछ थी नहीं, उस समय V बराबर E। बढ़िया। इन द क्लोज सर्किट, अब क्या है कि इसके अंदर की को क्लोज कर दिया है। द वोल्ट मीटर रीड 6 वोल्ट और एमीटर रीड्स 2 एम्पियर। अब ये V और A यानी करंट फ्लो हो रही है, दोनों रीडिंग आ रही हैं। उस केस में ईएमएफ निकाल चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमको निकालना है। तो देखिए नंबर 2 पॉइंट को पकड़, सेकंड वाले पार्ट को पकड़ते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब यहां से हमको V पता है 6 वोल्ट, ईएमएफ निकाल चुके हो 10 वोल्ट, रही करंट की वैल्यू तो वो 2 एम्पियर ये दे रखी है। देखिए ये 2 एम्पियर इंटू R, तो ये 2R बराबर 10 में से 6 गए 4, तो R बराबर कितना आ गया 2 ओम। देखिए कितने आराम से हो गया, और ऐसे ही आप भी कर लेंगे, कोई इसमें जादू है ही नहीं, बस थोड़ा समझदारी का प्रयोग है। नंबर 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस आर की घटना की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने नापा है, ये जितना इसके क्रॉस था उतनी इसके क्रॉस है जो हमको दे रखा है। तो नंबर सी वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, V बराबर IR लगा देंगे। तो R बराबर कितना हो गया V अपॉन I, और V कितना है 6 वोल्ट निकाले हैं। भाई ये जो रीडिंग है ये तो पैरेलल में ही हो गया ना, ये 6 वोल्ट दे रहा है यहां पर, तो ये 6 वोल्ट और करंट कितनी थी I 2 एम्पियर, 2 एम्पियर वो दे रखी थी, तो ये वैल्यू हो गई 3 ओम और आंसर आ गया। काफी सरल सवाल है, थोड़े से लॉजिक पर बेस्ड है। तो ये एक ही में आ गया है स्लाइड में, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और दिमाग खुला रखिए, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों करते हैं 2024 का 2 नंबर का सवाल, ये रहा आपके सामने, और ये क्या बोलता है, व्हाट इज मेंट बाय रिलैक्सेशन टाइम। कह रहा है भाई रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है
कंडक्टर के अंदर, ये हमको बता दो। तो आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मैं लिखता हूं और थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दूंगा, आपको वैसे आपने पढ़ा होगा फिर भी, तो लिख देंगे एवरेज टाइम, या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी लिख सकते हैं, एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव, लगातार एक के बाद एक सक्सेसिव कोलिजन्स। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक कोई आयन है, यहां भी आयन है, एक इलेक्ट्रॉन टक्कर खाया, फिर इससे टक्कर खाया, तो इन दोनों टक्करों के बीच में कुछ टाइम लगता है, उसको हम टाउ1 कहते हैं। इसी तरह से हजारों करोड़ों टक्कर हो रही हैं, उन टाउ1 का एवरेज ले लेते हैं, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम हुआ क्या, दो लगातार टक्करों के बीच में लगने वाला समय, क्योंकि इस यहां से यहां तक टक्कर नहीं हुई तो ये इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा है। भाई किसी को ठोकते रहोगे तो परेशान रहेगा, लेकिन यहां पर इन दो कोलिजन्स के बीच में इसकी टक्कर किसी से नहीं हुई, सर कहीं नहीं भिड़ा इसका, इसलिए शांति या रिलैक्सेशन में रहा, इसलिए इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आगे चलते हैं। शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस फॉर्मूला वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये बेटा है डेरिवेशन, हम झटके में जल्दी से आपको बता देते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए इधर से शुरू कर लेते हैं, जिसे आप बेसिकली ये आर निकालना है, हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड से निकालते हैं। बेसिकली एक कंडक्टर ले लीजिए, थोड़ी सी जानकारी जिससे आप समझ पाएं आसानी से। इसमें बैटरी फैक्ट्री लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस, और इस बैटरी लगाए हो V वोल्टेज की है, इसका लेंथ L है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बन रहा है प्लस से माइनस E में कहानी में, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। बढ़िया। इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको आप लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू, माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है E टाउ अपॉन M। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, माइनस साइन इतना ही बता रहा है। तो आप इसको चाहें तो वेक्टोरली लिख दें, ज्यादा बेटर है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस भगा दो, E टाउ अपॉन M, ये हमें पता है, इसमें कोई समस्या नहीं। यहां से हम टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम की, आगे जरूरत पड़ने की उम्मीद है, या अभी नहीं निकालते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब रख देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो अब दूसरा फॉर्मूला पकड़ते हैं। ये जो I इज इक्वल टू NEAVD होता है, और इसमें VD की वैल्यू यहां से पुट कर दो आप, है ना, क्योंकि हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है ना R, तो R तभी R क्या होता है V अपॉन I, तो हमें पोटेंशियल V घुसेड़ना पड़ेगा, I तो है, जिससे V अपॉन I का रेशियो ले सकें। आपको पता है ना R क्या होता है, V अपॉन I, तो ये टर्म हमको चाहिए, तभी तो रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में I है लेकिन V नहीं है, अभी आ जाएगा V, इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो NEA, और इस VD की जगह E टाउ अपॉन M बेटा। अब इसको आप लिख लीजिए, I बराबर यहां E से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है, तो NE स्क्वायर A E अपॉन M इंटू टाउ। मेरे ख्याल से सब दुरुस्त लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है इन ए गिवन कंडक्टर, ऊपर लिखा ही था, तो मैं लिख देता हूं यहां इन ए गिवन कंडक्टर, जो रिलेशन हमारा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में, वो होता है E इज इक्वल टू V बाई L। इस E को हम यहां पर पुट करने वाले हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, आ जाएगा इस फॉर्मूले में, फिर ये रेशियो निकाल लेंगे। तो आइए इसको पकड़ लेते हैं। अब ये हो गया I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A अपॉन M, और E की जगह पुट किया V अपॉन L, और ये बेटा टाउ तो महाराज साथ में है ही। अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर हम क्या करते हैं, V अपॉन I हमको चाहिए, तो I इधर ले लो, बाकी टर्म बराबर कर दो, तो आप लिख सकते हो V अपॉन I, और ऊपर वैल्यू क्या हो गई, ML अपॉन NE स्क्वायर A। मेरे ख्याल से ये दुरुस्त लिखा हुआ, टाउ भी है यहां पर ये, और V अपॉन I क्या होता है, दिस इज R,
एक थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं और यहाँ पर चलिए यही लिखते हैं अभी, ये r के बराबर है तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई, ml अपॉन ne स्क्वायर a इंटू टाउ, हेंस प्रूव्ड। अच्छा यहां से एक चीज और हम बता देते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भैया रेजिस्टिविटी बताओ किसके बराबर होती है, तो इसी को कंपेयर कर देंगे r इज इक्वल टू रो बाई एल से, तो L बाई ए खत्म हो जाएगा, केवल रो बचेगा, तो रो कितना आ जाएगा इससे कंपेयर करने पर, रो की वैल्यू हो जाएगी बेटा m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं आप, एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, एल अपॉन ए खत्म हो गया। तो ये भी प्रूफ करिए, और ये अगर पूछा जाए तो इसकी भी जानकारी है, इसका भी प्रूफ इसी तरीके से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन भी, और इस पे सवाल भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और कैसे निकाला जा रहा है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। बढ़िया, आप समझ पाए होंगे। तो इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जिससे आप बढ़िया तरीके से नोट कर पाएं और फिर बातों को आगे लेके चल। मैं हटता हूँ, इसको आप पॉज करें और नोट डाउन करें। मेरे ख्याल से नोट डाउन किए होंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ जिससे पूरी बात, अरे भाई अच्छा ये पूरी बात यहाँ तक पहुँचे भाई, लगभग आ गई है, तो यह दिख रहा है आपको, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2024 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। लिखा है डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ये तो बड़े आराम से आप डिफाइन कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये R बराबर रो कब होगा, जब L बराबर 1 और A बराबर 1 कर दो। यानी एक ऐसा आप कंडक्टर ले लो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है और जिसकी लेंथ भी 1 है। तो आप लिख सकते हो कि एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसमें करंट एक ऐसा कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रही है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिटी है और लेंथ भी यूनिटी है, तो उस समय रेजिस्टिविटी कितनी होगी, उसके रेजिस्टेंस के बराबर। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन आपने याद भी की होगी। अच्छा दूसरी बात क्या कह रहा है, हाउ डज द रेजिस्टिविटी यानी रो ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, किस पे, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं नंबर डेंसिटी, एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एक फॉर्मूला और आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं और उसे आप लिखते हैं रो, ये रेजिस्टिविटी है, एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये देखिए रिलेशनशिप हो गया, एन यहां पर इसमें रिलेशन में है और रिलैक्सेशन टाउन भी रिलेशन में है। तो कह रहा था यही फॉर्मूला लिख दो, लिख दिया हमने। ये तो सिंपल फॉर्मूला, आपको याद ही रखना है, इस पे तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, बस सवाल खत्म हो गया। ये डेफिनेशन हो गई रेजिस्टिविटी की, रो की, इसको रो को डिफाइन करने के लिए, और बाजू में लिखा है फॉर्मूला। तो ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आपको, तो तैयारी चौतरफा आपको रखनी। आप जानते भी हैं कि जो 2025 का जो पेपर आना है उसमें आपके बहुत तरह के सवाल आने हैं, तो एमसीक्यू भी आने हैं और भी तरह के कई तरह के सवाल आने, तो तैयारी पढ़ के समझ के करनी जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का क्वेश्चन, और ये 2024 का 1 नंबर का सवाल है बेटा, एमसीक्यू है। आइए देखते हैं, अच्छा सवाल है, लेकिन यहां बोला है इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विथ स्पीड vd in a conductor with potential difference V across its ends. If V is reduced to V by 2, their drift speed will become. यहां पर कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की Vd है और किसी कंडक्टर के अक्रॉस इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है V, A और B के बीच में। उस अवस्था में अगर V को हम चेंज करके V बाई 2 कर दें, तो जो पहले Vd थी वो अब Vd डैश कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो हमको Vd और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये फटाफट कर लेते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD, इसको आपने याद करके रखा ही होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। लेकिन इसमें पोटेंशियल तो है नहीं, तो पोटेंशियल हमको ठूसना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, इसको Vd के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो गया I अपॉन NEA। अब इस A को रिप्लेस करेंगे। आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, यहां से A निकाल लो तो हो जाएगा रो L अपॉन R। यही
ए यहां पर पुट कर दो आप। तो देखिए डाल देते हैं ना, कोई समस्या नहीं है। आई एन ई ए की जगह हो गया रो एल अपॉन आर, तो ये आर ऊपर चला जाएगा, आई आर अपॉन एन ई रो एल। और आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है भाई, ओम्स लॉ। तो यहां पर आप लिख सकते हो V अपॉन एन ई रो एल। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आप देखिए, वी डी इज इक्वल टू वी एन ई रो एल। देखिए ना, अब यहां पर क्या हुआ, वीडी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई। एक गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन स्पेसिफिन के लिए एन सेम है, ई सेम है, रो सेम है, एल सेम है। तो क्या यहां से क्या हम देख पाए कि वीडी इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू वी। अब यहां पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दोगे तो भैया ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है। एक को आधा किया तो दूसरा भी आधा हो गया, सिंपल एज दैट। तो यहां पर आप इसका आंसर क्या बोलोगे, दिस इज द आंसर वी डी अपॉन टू। यहां पर मैं कलर को थोड़ा बदलता हूं और ये ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए को टिक करूंगा और यहां ए मेंशन कर दूंगा, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया था लेकिन नोट करें इसे आप। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाएंगे। देखिए लिखा है, टू कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ए डिफरेंट कर दिया A1 A2, जहां A1 की वैल्यू A से बड़ी है, क्वेश्चन में यहां पर गिवन है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सेल। दोनों वायर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक वायर ऐसे है बेटा, पैरेलल कनेक्टेड है, थोड़ा मोटा कर देता हूं जिससे फर्क नजर आवे, और ये तार से एक सेल से ऐसे कनेक्टेड है। ये हो गए पैरेलल कनेक्शन, कोई समस्या की बात नहीं। और अच्छा एरिया भी दे रखा है, तो इनका एरिया A1 ले लो, इनका एरिया A2, लेंथ दोनों की सेम थी, मटेरियल सेम होने का मतलब है दोनों का रो भी सेम है, यही ये बोल रहे हैं। और कहीं जरूरत पड़ी ई की तो हम ई इस्तेमाल कर लेंगे, उसी हिसाब से सवाल को समझेंगे। लिखा हुआ है, शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू कंडक्टर्स आर इक्वल। इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दोनों सेम है, ये प्रूफ करके बतावें आप, ऐसा क्वेश्चन चाहता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपने और हमने याद कर रखा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, आई अपॉन एन ई ए। और देखिए आई को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इस, आप जानते हैं कि इसके बीच का जो पोटेंशियल अगर V है तो इसके बीच का पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है बेटा। तो V इज इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। तो यहां मैं क्या लिख दूं, V इज इक्वल टू आई आर, और I से आपने V अपॉन R पुट कर दिया। R का मतलब पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस R1 और दूसरे के लिए रेजिस्टेंस R2। इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, ठीक। और करंट भी दोनों में I1 I2 होगी, तो इसी का लॉजिक इस्तेमाल करते हुए इसको यहां ले जाते हैं और लिखते हैं फॉर फर्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये I की जगह मैंने V अपॉन R1 पुट कर दिया, और एन ई और साहब क्या था, एरिया A1 था इसका। अब हम ये भी जानते हैं एक फॉर्मूला कैपिटल R का, R होता है, यहां पर लिख रहा हूं, इससे कनेक्ट करूंगा, R1 इज इक्वल टू रो L, दोनों का सेम है, अपॉन A1। तो अगर मुझे यहां पर R1 पुट करना है तो इसका मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, V लिखा, R1 की जगह लिखा रो L, A1 ऊपर चला गया, बराबर एन ई A1। अब ये A1 देखिए कट गया यहां पर, तो VD1 की वैल्यू कितनी आ गई, V अपॉन रो L और एन ई। ये देखिए ये वैल्यू आ गई, और तो कुछ नहीं कट गया है, और तो कुछ कटा नहीं दिख रहा है, आप एन ई वैल्यू रख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बराबर है। अब अगली वैल्यू रखते हैं सेकंड वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो यहां इसी के लिए रखा, I लिखा, I को हटाते हुए V अपॉन R2,
और साथ में आ गया 1/NEA2 सेकेंड वाले के लिए। अब इसी के लिए भी R2 जैसे लिख दोगे तो R2 हो जाएगा रो L/A2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, V/R2 का मतलब हो गया रो L/A2 ऊपर अपॉन में ऊपर चला गया इंटू NEA2। ये A2 कैंसिल हो गया तो VD2 कितना आ गया, V/रो LNE। अब देखिए पहले और दूसरे से इसको पहला कह दो और इसको दूसरा कह दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल। तो मैं लिख देता हूं और इससे प्रूफ हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड VD1 इज इक्वल टू VD2, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए कोई बच्चा अगर रट के ही केवल करने की कोशिश करेगा तो ऐसे सवाल को कैसे निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा। इसलिए आपको समझना जरूरी है। नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा इतनी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन, ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, मैं भी दिखा देता हूं और बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना आता बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना चाहिए मुझे। तो लिखा है सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R। ये देखिए एक सेल है और इस सेल की कहानी कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्टेड है, ये RE। ड्रॉ प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज R विथ R। इस पे जो टर्मिनल वोल्टेज पड़ रहा होगा, ये तो सेल के अंदर का मामला है। तो V में हमें पहला वाला पूछ रहा है कि V वर्सेस R का ग्राफ खींच दो। तो V वर्सेस R की बातचीत कर रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे समझेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूं पूरा, वरना शॉर्ट में करता, मैं शॉर्ट में नहीं कर रहा हूं। आप ये इक्वेशन जानते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, ठीक है, पता होगा। और V यहां पर जो ड्रॉप होगा वो भी आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होगा। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो ये वैल्यू हो गई IR इज इक्वल टू E माइनस IR। I यहां पे इसको इधर ले लो, I कॉमन ले लो, तो ये देखिए आप E/R प्लस R निकाल पाए होंगे। मैंने करके दिखाया, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। करंट निकल आया। हमको ग्राफ किसमें चाहिए, V वर्सेस R। तो अब हम लोग इसका यूज क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR से मुझे यहां आना पड़ेगा। तो आते हैं ना यहां चलते हैं। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, तो V लिखा, I हमने यहां से इस्तेमाल किया, ER प्लस R इंटू R। अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैपिटल R से डिवाइड कर दिया है, तो यहां वैल्यू क्या बन जाएगी, E यहां आ जाएगा, देखिए 1 प्लस R/R। ये रिलेशन मैं फाइनली लिख रहा हूं क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हल्के में छोड़ना ठीक नहीं है। ये रिलेशन आया, यहां से देखिए हमें V वर्सेस R चाहिए, ये ग्राफ चाहिए। E तो सेम होता है, R भी सेम होता है। कैपिटल R को बदलेंगे तो V पे कैसा प्रभाव पड़ेगा या V R के बीच का रिलेशन कैसा है। तो अब यहां पर अगर देखें कि R की वैल्यू अगर मैं टेंडिंग टू 0 कर दूं, R 0, तो ये इंफिनिटी चला जाएगा, ये टोटल वैल्यू इंफिनिटी, तो E अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, यानी V टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अगर R बराबर 0 कर दूं हाइपोथेटिकली तो V बराबर 0 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब अगली बात देखिए, अगर R को मैं इंफिनिटी कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये V बराबर E आ जाएगा, तो ये क्या पहुंचेगा, E की तरफ, या E हो ही जाएगा। अब इसका ग्राफ, अब इससे समझ में हमको आया। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यही प्लॉट कर देता हूं, ज्यादा जगह ना लेते हुए, क्योंकि सेकंड वाले में भी कुछ प्लॉट करना है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया, ये रहा ओरिजिन, एक तरफ दिखा लीजिए V और एक तरफ था R, तो ये रहा R। और ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे रही, देखिए ये मैंने E की लाइन ड्रॉ की है, दिस इज E, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। ये इस तरीके से, ये हाथ थोड़ा हिल गया है, जिससे R जब इंफिनिटी पहुंचेगा तो E तक जाएगा, और जब R 0 है तो 0 है। दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस R। ये इंपॉर्टेंट है,
आपसे हर दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कतई छोड़िएगा नहीं। मेरे ख्याल से आप तक बात पहुंची है। और बी की बात करते हैं, वी विथ करंट आई इन द सर्किट, वी और आई के बीच का। तो ये पार्ट ए कह दीजिए, ए तो मैंने लिख ही दिया था, थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ेगा बेटा, जगह नहीं है, यहां रोकते हैं, जैसे दिखाई अब भी नहीं दिख रहा है। तो वी विथ आई मैं यही लिख देता हूं। अब अगली बातचीत हम लोग कर रहे हैं, यानी बी की। हमको ग्राफ किसके बीच में चाहिए? वी वर्सेस आई। बहुत अच्छी बात। तो इस इक्वेशन को हम जानते हैं, देखिए ऐसे लिख लीजिए, v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन है यहां पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बेटा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है इन दोनों में, v और i, e कांस्टेंट r कांस्टेंट। तो इसमें अगर आपने इसको कंपेयर किया तो m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस r, c कितना आ गया? प्लस ई। बहुत आसानी से ग्राफ बना पाएंगे। देखिए ये हमने प्लॉट किया, एक तरफ v था एक तरफ i था, इधर बना दो v टर्मिनल पोटेंशियल, ये ओरिजिन साहब हो गए, और एक तरफ था आपका i, तो इधर बना दीजिए i करंट। अब ये निगेटिव स्लोप है, देखिए मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं तो निगेटिव स्लोप है, और y इंटरसेप्ट क्या है? e के बराबर। तो ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया, और इसको आप लिख सकते हैं दैट इज e, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट कितने के बराबर है? ये e के बराबर है, इतना हिस्सा। ये v तो इधर बना ही हुआ है, ये आपका बन गया, और ये करंट I बना रखा था। दिस इज फॉर b। ये दोनों ही ग्राफ कैसे बनेंगे मैंने ये समझाया भी है, आपको बताया भी है। आपको ये 100% तैयार कर लेना बेटा, आप ही की भलाई है, वरना अगर ये तैयार नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएगा तो ग्राफ बनाते नहीं बनेगा आपसे, समझ ही नहीं पाओगे फिर। तो इसको आप नोट कर लो, मैं आपको मौका देता हूं, जैसे बच्चे चाहते हैं तो यहां तक आता हूं, और ये रहा। अब इसको पॉज करके ना नोट कर लो, फिर अगली बातचीत कर लेंगे। नोट किया होगा आपने, तेज हैं आप। और इधर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते ना, रुक जाओ भाई तो ये इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें लिखा है, कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल या मटेरिया इज ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे कर देते हैं ज्वाइंट थोड़ा आपको दिखाने के लिए। डायमीटर तो सेम ही था, सेम डायमीटर था, और बैटरी से सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया है बेटा, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। और अक्रॉस बैटरी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए, ये मामला ए का था, ये बी का था, Na और Nb नंबर डेंसिटी लिख दी, और एक रिलेशन दिया है कि Na जो है 1.5 टाइम्स Nb है, ये गिवन है आपको, कोई शांति से, कोई समस्या नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर ए टू दैट वायर बी, यानी हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालने को बोल रहे हैं कि भाई इसका रेशियो बता दो। तो क्या निकालना है ये तो हमें पता चल गया है। अब कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आप भेजोगे वो उन दोनों के लिए सेम करंट ही होती है। अगर सेम करंट होती है, मैं कलर बदलता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां I की वैल्यू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारा करंट A और करंट B दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम होगी। ये क्या होता है? NEA, ये मतलब Na लिखना चाहिए, नंबर डेंसिटी A, NEA और VDA। इसी तरह NB, E, एरिया ऑफ B एंड VDB। ये फॉर्मूला लगा दिया, NEAVD होता है ना करंट का, बस वही लगाया है। अब क्योंकि सेम डायमीटर था तो यहां एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B सेम है ना, ये क्वेश्चन में ये भी गिवन था, तो मैं लिख देता हूं चलो, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ A और एरिया ऑफ B गिवन है, इसलिए ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या अब? NVDA
इज इक्वल टू एन बी वी डी बी। बहुत आसानी से निकालना है, वी डी ए ऊपर अपॉन वी डी बी नीचे, और यहां एन बी अपॉन एन ए। तो ये रहा एन बी अपॉन एन ए, और यहां तो एन बी रहने दिया हमने, और एन ए यहां पे 1.5 एन बी की वैल्यू दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, कोई परेशानी नहीं। तो 1.5 एन बी, अब एन बी कट गया, 1 अपॉन 1.5, 1 अपॉन 1.5, और इसको लिख सकते हो 10 अपॉन 15, या 5 से काट दो तो 2/3। तो आंसर क्या रहा, वी डी ए अपॉन वी डी बी इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा आपका आंसर है। तो ये सवाल बढ़िया सवाल है। बढ़िया का मतलब पढ़ाई लिखाई मांगते हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत आसानी से मैंने इसको बताया, आप भी समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा देखिए आपका पहला क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते रहते हैं, है सरल, लेकिन इसमें देखिए ये इस तरह की वैरायटी कई बार आई है। 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है स्टडी करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ए बी, ये वायर है, एज शोन इन द फिगर, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। ए वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और बी वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। यानी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए जहां पर है ये कम है एरिया ऑफ बी से। हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर मैं वी डी का जिक्र करूं तो लिख सकता हूं आई अपॉन एन ई ए। तो यहां से हमें ये दिखाई पड़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब क्योंकि एरिया ए का यहां पर बिकॉज या चूंकि एरिया ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ बी, इसलिए आप समझ गए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी हो जाएगी पॉइंट ए की ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट बी की जगह। भाई ये उल्टा रिलेशन है ना। तो आपने क्या देखा इससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पर ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी के बनस्पत, है ना। तो एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, जो हम लोग पहला पॉइंट लिख देता हूं। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का भाषा में लिखूं तो माइनस ई, ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिखना चाहें तो आप m इंटू टाउ। तो यहां पर देखिए ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है ई के। प्रोपोर्शनल का मतलब कह सकते हैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, जिससे कोई भी तरह का ये जितना अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इस वजह से यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पर ज्यादा थी। अब फिर यहां लिख दीजिए क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पर आपकी ज्यादा थी फ्रॉम बी, फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी पर ज्यादा हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पर ज्यादा है। इसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ये भी पूछा जाता है। तो इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है वहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है वो इलेक्ट्रिक करंट रहती है। ये इस तरह के बहुत सवाल आते हैं अक्सर आपके पास। तो आपने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रही, सेम क्या रहा, करंट। करंट आप क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा या कम कुछ भी कर देंगे, करंट विल बी सेम। तो ये बात आप पकड़िए, मैं हटता हूं, कई बच्चे स्क्रीन से पॉज करके नोट करने की कोशिश करते हैं, तो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड 110 वोल्ट पर। अब हमेशा जब 110 वोल्ट पर कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते हैं, क्योंकि कितने भी पावर पे यूज करो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो चेंज नहीं होता, पक्का दोस्त है। तो रेजिस्टेंस के लिए R V स्क्वायर अपॉन P लगा दीजिए। तो 220 का जो पावर रेटिंग दे रखी है 220 और ये रहा 100 वाट।
अब इसको कैलकुलेट किया तो 484 ओम। ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, कितने भी लो वोल्टेज पे इस्तेमाल करें, हाई वोल्टेज पे फूक जाए, लेकिन रेजिस्टेंस यही रहने वाला मोर और लेस। तो पावर कंज्यूम्ड क्या रही है? अब पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, अब इसको मैं P डैश कर दूं अगर, तो V स्क्वायर अपॉन R, V डैश स्क्वायर कर देता हूं। V डैश कितना हो गया? 110 वोल्ट का, 110 का स्क्वायर अपॉन 484, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 वोल्ट। यही आपका आंसर है, एंड ऑप्शन इज ए। इस तरह से ये सवाल किया जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगले सवाल की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी रो का टेम्परेचर बढ़ाने पर रो घट जाए। नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब यह है कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, रो हमारा घट जाए। नॉर्मली मेटल्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो बढ़ जाता है। किसके केस में घटता है? सेमीकंडक्टर के केस में घटता है। ये किसकी कहानी है? अल्फा नेगेटिव होने का मतलब, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में मिलेगा? सेमीकंडक्टर में। कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाता है, मतलब रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। मेटल्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हो गया यहां पर, आंसर इज सी। बीच में थोड़ी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है, इसको भी नोट करें। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इफ एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, then the resistance of a wire of length L and cross section A area is given by, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू होती है एम एन ई स्क्वायर टाउ। रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द चार्ज कैरियर, एन ई वगैरह जानते हैं आप। रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं आप, रो एल बाई ए। यहां पर रो की वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, और यही आपका आंसर है। और ये आंसर बन रहा है बी। तो B इज द राइट चॉइस, है ना। आगे बात करते हैं, मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये MCQ है 1 नंबर का। तो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। ये भी बहुत सरल सवाल है। ये देखिए रेजिस्टेंस है, I निकाल लो पहले, इसके बीच में V कितना है? 200 वोल्ट। आगे क्या है? 100 ओम का रेजिस्टेंस है। और भी कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो I निकल आएगा V इज इक्वल टू आई आर से। V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 200, R है 100, 2 एम्पियर की करंट है। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। तो 2 एम्पियर की करंट, टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, तो 2 कूलाम चार्ज फ्लो किया। 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं बेसिकली। अब हम Q इज इक्वल टू NE भी जानते हैं। तो N निकालने गए यहां से, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे तीनों। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन E। Q कितना था बेटा? 2 कूलाम। E है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एंड यू विल गेट 1.25 इंटू 10 की पावर 19। ये आपका नंबर हो गया, और इसके हिसाब से आंसर इज ए। ये आपका ए आंसर आ गया। तो सवाल सरल है, प्रेम से करेंगे तो सब होता चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब ये आपको पता होगा तो कर पाएंगे कि करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? J, और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर याद कीजिए तो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था उसको ऐसे लिखते थे आप, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो J अपॉन E क्या हो गया यहां पर? ये कंडक्टिविटी हुआ करता था, यही वैल्यू ये हो जाएगी। दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी
वीटी, यानी आंसर इज बी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो गलती हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात थी, ज्यादा कलाकारी इसमें नहीं थी, नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है कि हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हालचाल क्या होते हैं। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड वाला, ई रिलैक्सेशन टाइम से लिंक्ड वाला, ये फॉर्मूला होता है जहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि ये टाउ के प्रोपोर्शनल है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? जो भी चार्ज, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच के में लगने वाला समय, ये इलेक्ट्रॉन किसी मान लीजिए आयन से टकराया और फिर ये दूसरे से ऐसे टकराया, तो इन दोनों के बीच में जो समय लगा वो एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर ही है ना, हाँ, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, इन मेटल्स बात करें तो नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो टाउ विल बी लेस। भाई ये जल्दी से टक्कर मार देगा स्पीड बढ़ने पर, तो जो टाइम लगने वाला इन दो के बीच का टक्कर का समय वो घट जाएगा। अगर ये घट गया तो वीडी का क्या हालचाल होगा? वीडी का हालचाल होगा वो भी घट जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ घटेगा, और जिसका मतलब है वीडी भी घटेगा। तो आप लिख सकते हैं कि वैसे तो ये हो गया, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेंटेंस में या थोड़ा सा लिखें, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस with the rise in temperature, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने समझाया भी और फोटो भी बनाया, जैसे विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान हो, और वो मेरे पढ़ाने में रहता ही है, क्योंकि मैं खुद ही विजुअलाइज करके पढ़ाता हूं, तो वही मैं कॉपी कर देता हूं यहां, जैसे आप सोच पाए। इतनी सी बात है, तो इसको आप नोट करिए। अब देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है A 10 volt cell, ये of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of 200 volt. अच्छा, and internal resistance 38 ohm as shown in the figure, find the value of current in the conductor. अब यहां पर क्या देखना है आपको कि दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे से भिड़ गई है। ये करंट इधर डालेगा, ये करंट इधर डालेगा, तो नेट ईएमएफ लेना पड़ेगा। तो इसका नेट ईएमएफ क्या हो गया? अगर आप बात करें तो नेट ईएमएफ की बात करें तो 190 आ जाएगा। तो नेट ईएमएफ 200 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट 190 वोल्ट। अब करंट V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू V अपॉन आर। V कितना है? 190 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 38, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। बस आंसर आ गया। देखिए, बेसिकली आपको पोलैरिटी चेक कर लेनी है, एक साथ है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे, जो आप समझ भी रहे हैं। इसको नोट करिए, अगले की चर्चा करते हैं हम लोग। यहां बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन रजिस्टर इज अल्टर्ड। अच्छा, so that the heat produced per second increases by a factor of 9. हीट 9 गुना बढ़ गई। By what factor does the applied potential difference change? बहुत ही सरल सवाल। अप्लाइड पोटेंशियल कितने से चेंज करोगे? तो इसका ए वाला पार्ट अगर आप पकड़े और आप लिखें H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हीट का कहानी हो गया। अब यहां पर अगर H बाई टी की बात करें रेट की, तो आप क्या बताएंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर। आर किसी के लिए कांस्टेंट है, तो H अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहां क्या है कि गिवन हीट जो है वो इंक्रीज कर रही है बाय फैक्टर ऑफ 9, तो गिवन हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, यानी H बाई टी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 9।
अगर ये 9 से कर रही तो v कितना हो जाएगा 3 से, ये देखिए 9 फैक्टर से है ना, यह नया वाला 9h/t हो गया है। तो नया वाला v डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बढ़ेगा आपसे 3 से, 3 फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, ये आंसर हो गया पहले वाले का। इस तरह से ये ए वाला है कर लिया। बी वाले के लिए अब देखते हैं क्या कहानी है। तो लिखा इन द फिगर शोन, यहां पे कलर भी बदल लेना चाहिए तभी आपको अलग से दिखाई पड़ेगा। तो इन द फिगर शोन एन एमीटर ए, कहां है ये एमीटर, एंड ए रजिस्टर ऑफ 4 ohm आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स टू द सोर्स। बढ़िया। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 12 वोल्ट, फिगर में दिख भी रहा है अपने को। हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm, इसका 2 ohm का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग। बहुत सरल सवाल। तो देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, वोल्ट मीटर अक्रॉस इसके लगा है तो अभी हम लोग निकाल देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके 2 ohm अंदर लगा है, टोटल आई निकालो पहले। तो आई निकालने के लिए क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, टोटल आर कितना है 2, ये 4, ये 4 प्लस 2 6, 12 अपॉन 6 यानी 2 एम्पियर की करंट हो गई इसके अंदर। वी कितना है ई माइनस आई आर, ई था 12 वोल्ट माइनस करंट 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, 12 माइनस 4 यानी 8 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ये एमीटर की रीडिंग है 2 एम्पियर और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है 8 वोल्ट। इस तरह से ही कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. देखिए वही सवाल हमने बताया था, वैसे ही वैरायटी आ गई। यानी आपके पास जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 0.2 ohm, ये सेल E1 दे रखा है 1.5 वोल्ट, इसके साथ एक और आपने जोड़ रखा है R2 जो कि है 0.3 ohm और इसका E2 है 2 वोल्ट। कैलकुलेट, अच्छा इसको जोड़ मारो, ऐसे ये जोड़ गया। अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, E1 2 के लिए, बाकी के लिए फिर दूसरा रिलेशन होता है, 2 है तो झट से निकल आता है ऐसे, E1 R1 E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसका भी R इक्विवेलेंट कैसे निकल आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बात खत्म। अब इसको पकड़ लेते हैं, E इक्विवेलेंट E1 यानी 1.5 इंटू पॉइंट, ये यहां पर थोड़ा सा मैं लगता है E1 R2 होता है बेटा यहां पर, और ये E2 R1 होगा। ये पीछे भी जो फॉर्मूला लिखा था वहीं भी सही कर लेना, कहां था ढूंढते ढूंढते परेशान ना हो जाए हम लोग, देखना पड़ेगा, ज्यादा देख के सही कर देता हूं वरना आपको मिलेगा तो ये झटके में चीज ठीक नहीं रहेगी। काफी मैं ध्यान रखता हूं बातों का कि आप तक जो भी चीज पहुंचे वो ठीक जाए, दिख जाए बहरहाल इसमें कौन से सवाल पे थे और कहाँ का डिस्कशन चल रहा था। तो भैया दिख जाओ, तुम कहाँ चले गए हो, कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे चल, ये है, ये तो यही सवाल है। आए चलिए पीछे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देख ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये E1 R2 है और E2 R1 है बेटा, ये सही कर लेना, अब तो बाकी तो सही है। तो E1 R2 प्लस E2 R1 ये फॉर्मूला रखिएगा जो आपको सही करेगा। ये देखिए, तो E1 R2 प्लस E2 R1, R1 प्लस R2 यहां फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये रहा 1.5 वोल्ट
और रेजिस्टेंस बाजू वाले का यानी 0.3 प्लस फिर 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.3 प्लस 0.2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो 15 3 45, 0.45 और 0.4, 0.5, ये आ गया 0.85, ये 0.5, मतलब इसका ऊपर वाले का डबल कर दो तो 1.7 वोल्ट। ये पहला आंसर बना। R1 R2 के लिए बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0.3 और 0.2 था, तो 0.2 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 प्लस 0.3, तो ये वैल्यू हो गई 0.06 अपॉन 0.5, दो डबल कर दो ऊपर वाले को, 0.12 ओम। डबल का मतलब ये 0.5 से डिवाइड है, इसका मतलब ऊपर वाले को डबल कर दो, इसलिए बोल रहा हूं। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बड़े अच्छे से इसको भी नोट कर पाए होंगे, ऐसे सवाल आए तो बहुत ही प्यार से इसको हैंडल कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां बोला है ए मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, ये इस तरह से है, हैविंग लेंथ एल, ये भी ठीक है, हैज करंट आई, चलो फिगर में दिया है, flowing through it when a potential difference of V volt is applied across its ends, सब कुछ लिखा, यही इसी को समझाया है। फिगर 1। Now the rod is cut parallel, अच्छा इस रॉड को जो ऐसे थी पैरेलल, किसके पैरेलल, टू इट्स लेंथ, ऐसे काट मारा है आपने, ये अच्छा नहीं कटा कि ये थोड़ा नीचे चला गया, ये 20 से काटे होंगे, ये आपने कुछ ऐसे 20 से इसको काट दिया है, तो ये दो लंबे लंबे निकल आए अलग अलग, पैरेलल टू द लेंथ इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस एंड ज्वाइंट एज फिगर 2। अब ये देखिए यहां पर ऐसे एक फिगर निकली जो बाजू में बनी भी है, ऐसे निकली। अब इसकी लेंथ तो L थी, तो ये L है, ये L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A था जो अब आधा हो चुका है काटने के बाद, ये चेंज इसके अंदर आया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। What potential difference must be maintained, यहां पर V लगाया था गया था, यहां कितना लगाएं, V डैश पकड़ लीजिए, V डैश कितना लगाएं, the length of 12 so that the current in the rod is still I, करंट अब भी हमारी I बनी रहे, इसके अंदर करंट हमको सेम चाहिए, सेम करंट। तो देखिए V इज इक्वल टू IR होता है, पहले वाले के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू R की जगह रो L बाई A, तो I लिखा रो L अपॉन A, ये फॉर फर्स्ट फिगर, ऐसे लिख देते हैं। अब सेकंड फिगर के लिए फॉर सेकंड केस V डैश कितना, करंट हमने सेम रखी, मटेरियल बदला नहीं, और लेंथ कितनी कर दी है 2L, एरिया कितना कर दिया है A/2, तो ये फिगर कितनी होगी, 2 ऊपर चला गया, 4I रो L अपॉन A, और आप ये देख रहे हैं I रो अपॉन L, A पहले से कितना था V, 4V, यानी हमारा V डैश नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस पिछले वाले से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए, तो V डैश इज इक्वल टू 4V इज योर आंसर। इस तरह से ऐसे सवाल करेंगे और ये आते रहे हैं, आते रहेंगे ऐसे सवाल, क्योंकि इनका जो हार्डनेस है वो बिल्कुल एकदम मैच करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल को लेते हैं फिर करते हैं। लिखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क टू द रजिस्टर शोन इन द फिगर। ध्यान रखिएगा, ऐसे जब नेटवर्क आते हैं तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, इसके जो ये पॉइंट है इसको खींच के ऐसे खींच दीजिए, इसको और इसको, तो ये देखिए कैसे बन जाएगा, ए से यहां से बनाया, ए से बी एक आर्म है, ए से लेकर डी एक आर्म है,
ये कितने की थी? ये 1 ओम की थी, ए से डी के बीच में 2 ओम की थी। फिर बी से लेकर सी एक आर्म है, वो है आपकी 2 ओम की, और डी से सी एक आर्म है, ये है 4 ओम की, और बीडी के अंदर 5 ओम है। ये देखिए आपको अब दिख गया होगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके बाहर 4 वोल्ट की बैटरी हम लगा के बैठे हैं। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बैलेंस है? इसको आप P लेते हैं, इसको Q लेते हैं, इसको R लेते हैं, और इसको S लेते हैं। तो अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ऐसे लिखो, या कई लोग ऐसे लिखते हैं P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, बात वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो P अपॉन Q कितना रहा? 1 अपॉन 2, और R अपॉन S क्या रहा? 2 अपॉन 4, जो कि कट के 1 अपॉन 2 ही आ गया। दैट इज ट्रू, यानी ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जानते हैं कि ये जो आर्म, ये बीच वाली जो ब्रिज है, ये हमारा किसी काम का नहीं रहा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में ये कितना आ गया इन दोनों का? दैट इज 3 ओम सीरीज में है। नीचे वाला कितना आ गया? 2 + 2 6 ओम, और बैटरी 4 वोल्ट की लगा रखे हैं, काम खत्म, ये दोनों पैरेलल में है। तो आरपी कितना हुआ? 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18 अपॉन 9, 2 एम्पियर, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट कितनी करंट निकालनी है? तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, V है आपका 4 वोल्ट और R इक्विवेलेंट 2 था, तो वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आपका रिजल्ट आ गया या आंसर आ गया। इस तरह से सवाल होंगे जब भी ये फिगर बहुत दी जाती है, तो इसको झट से पहले ये जांच लीजिएगा कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ना हो। शायद मैंने एक सवाल और लिया है, भी आपको दिखाते हैं, जिससे ये चीजें को पकड़ने में आसानी रहे। तो आप ये नोट कर पाए होंगे, ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग और सरल। तो लिखा है यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। A है ये पॉइंट और D है ये पॉइंट, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। When no current flows in BE, इस वाले आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, तो शुरू मान लो यहां से कोई करंट जा रही है, दिस इज वैल्यू, दिस इज I करंट, इसमें जानी नहीं है, तो यही करंट I इसमें चली आएगी, यही करंट I इसमें, यही करंट I इसमें, यही I इसमें, और यही I इसमें। बाकी तो आप समझ गए होंगे, सब कहानी I की चल रही है। अब आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो देखिए, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इस R की वैल्यू, तो ये R1 भी फंसेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक किरचॉफ लॉ लगाते हैं ऐसे, और फिर लगा लेंगे ऐसे। लेट्स सी कहां पहुंचते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मैं लगा रहा हूं जैसा मैंने बनाया है, लूप कंसीडर, यहीं लिख देता हूं, इधर इधर लिखता हूं, लूप AFEBA। अब मैं जो किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं, इसमें जिस तरह मैं साइन लेता हूं लूंगा, हो सकता है आपके टीचर दूसरे तरह साइन लेते हों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू के इधर रखोगे तो प्लस, इक्वल टू के उधर रखोगे तो माइनस, इतना ही फर्क है। तो घबरा मत जाना, कह रहे सर हम तो, आप प्लस ले रहे हो तो माइनस लेते हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। देखिए फटा, जिस तरह मैं लेता हूं चुटकियों में आंसर आता है। ए से शुरू कीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। तो माइनस IR 2 × I, V = IR, पोटेंशियल ड्रॉप। आगे क्या है, प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। फिर इसी की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल गिर जाएगा, 3I, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें कोई करंट थी नहीं, बात खत्म। लेकिन ये सेल है, प्लस की तरफ आप जा रहे हैं, 3 वोल्ट जाएगा बढ़। फिर आप इधर पहुंचे, 6 वोल्ट जाएगा बढ़, और बराबर 0 आ गया। इससे हमें लग रहा है हमको मिल जाएगी करंट। कैसे मिल जाएगी? देखिए 2 और 3 ये मिला 5, और 6 3 9 1 10, तो I बराबर 5 इधर, 10/5 यानी 2 एम्पियर।
हमको 2 एम्पियर की वैल्यू मिल गई करंट की। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर। अब ये लूप ले लीजिए, अगला कलर चेंज कर लेना चाह रहा हूं, तो अब अगला लूप ले लेता हूं, लूप BE DCB। तो B से इधर चले तो इसमें तो कोई करंट है नहीं, माइनस टर्मिनल है तो -3 वोल्ट, इसमें कोई करंट नहीं, बात खत्म। इधर कुछ है नहीं, इधर जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ चल रहे हो, ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल। तो माइनस करंट I निकाल चुके हो 2 एम्पियर, तो 2 इंटू R। इधर देखिए प्लस की तरफ जा रहे हो तो +4। अब यहां से देखिए -2R + 1 = 0, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1/0.5 ओम या आधा ओम, जहां जैसा यूज करना हो। बहरहाल हमने R निकाल लिया है। अब पोटेंशियल निकालना है A और D तक। देखिए कैसे निकालते हैं, और कोई भी सवाल आ जाए, बोर्ड का हो, जेई, कुछ भी कहीं का हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, सबसे निकल आता है ये। अब हम A से चलेंगे। देखिए A से हमें D पहुंचना, ये रास्ता पकड़ रहे हैं। आप कोई रास्ता, आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, कहीं से जाएंगे, आंसर विल बी सेम। मैं यहां रिसर्च नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं? ABCD। तो फॉलोइंग द पाथ लिख दूं, जैसे आप कंफ्यूज ना करो, A to B to C to D। तो VA मान लीजिए पोटेंशियल A पॉइंट का है, आगे चले माइनस टर्मिनल से तो -6 वोल्ट, फिर आप आगे चले तो -4 वोल्ट। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, I 2 एम्पियर और R भी निकाल चुके हैं आधा, तो 2 इंटू आधा प्लस का। और अब आप पहुंच गए VD पर, ये देखिए। तो इससे देखिए वैल्यू क्या बनी, ये आ गया 1 और 6 -10 + 1, तो VA -10 + 1 = VD, यानी VA -9 = VD, यानी VA - VD कितना रहा? दैट इज 9 वोल्ट्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, आपका हर सवाल सही होगा। मैंने प्रॉपर तरीके से हर चीज करके आपको दिखा दी है। जैसे आप इसको अच्छे, मैंने 3 स्टेप लिख दिए, जैसे आप देखें तो समझ पाए कहां से खेल शुरू हुआ है। इसको शांति से नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected across a variable load resistance R. Draw the plots of the terminal voltage V versus R and the current. ये मैं देखिए डायग्राम आपको बना चुका हूं इसी लेक्चर में। तो ये पहला क्या पूछ रहा है? V वर्सेस R। इसका ग्राफ आपको बना के दिखाया था, याद होगा, ये पूछा जाता है इसलिए दोबारा फिर पिकअप कर लिया। इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये V और ये R। दूसरा इसके बाद क्या था? द करंट। ये पहला ग्राफ था ऐसे, दूसरे ग्राफ में क्या था? V वर्सेस I। इसका भी ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इस तरह का ग्राफ आपको मिला था, दिस इज V, दिस इज I। इस तरह से ग्राफ आपको मिला था, ये वैल्यू E थी। तो ये ग्राफ आप इसको प्लॉट कर दीजिएगा बहुत प्रेम पूर्वक। अब ये देखते हैं, इट इज फाउंड दैट व्हेन R इज इक्वल टू 4 ohm, the current is 1 ampere and R is increased to 9 ohm, the current increased to 0.5 ampere. Find the values of EMF E and internal resistance R. ये भी बहुत सरल सवाल हो जाता है। तो यहां पर देखिए करने का प्रयास करते हैं। जब R हमारा 4 ओम है, ऊपर से कर लेते हैं, when R is equal to 4 ohm, यही बोला है ना, तो हमारा करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो I is equal to E अपॉन R प्लस R लिखते हैं। तो I की जगह 1 एम्पियर, E हमको मालूम नहीं है, नीचे हो गया R प्लस 4। तो R प्लस 4 बराबर E। ये ऐसा भी सवाल एक हम लोगों ने अभी किया है। फिर कह रहा है जब 4 ओम है, 9 ओम,
R बराबर 9 ओम, देन हमारा I2 कितना है 0.5 एम्पियर की करंट है, या आधी एम्पियर कह दीजिए। तो अब इसमें लगा दीजिए, करंट की जगह 1/2 रखा, E R प्लस 9, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई R प्लस, अब यहीं पे डिवाइड कर दो, हटाओ इसको, पड़े रहने देते हैं या बैलेंस कर लें, तो चलो कर लेते हैं। R प्लस 9 बराबर 2E, ये इक्वेशन नंबर 2। पहले और दूसरे को कर दीजिए डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, या वैल्यू रख दीजिए कुछ भी कर दे, तो ये R प्लस 4 अपॉन R प्लस 9 E अपॉन 2 यानी 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2R प्लस 8 बराबर R प्लस 9, R इधर गया और 9 में से 8 गया 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम, ये आंसर आ गया। E की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू R प्लस 4 फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम, तो R प्लस 4 यानी R की जगह 1 ओम प्लस 4 यानी 5 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। अब यहां लिखा है IV ग्राफ, ये देखिए I है, यहां ध्यान रखिएगा, चकमा देते हैं ये लोग, ये पलट देते हैं IV, और बच्चे गलत कर देते हैं। एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 T2, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आ चुका है, बोर्ड नीट, डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द 2 टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। अगर ये VI ग्राफ बना दें कहीं हम ऐसे, V ग्राफ और I ग्राफ, तो इसका लाइन का स्लोप जितना होगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहां देखिए IV ग्राफ है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्लोप इन IV ग्राफ का मतलब है 1 अपॉन दिस वैल्यू, क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ IV ग्राफ। बात दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है कि नहीं? यहां पर अगर VI रहता तो इसका, इसी को क्या बोल देते, स्लोप। स्लोप R के प्रोपोर्शनल, जिसका स्लोप ज्यादा उसका R ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा, मेटल के केस में तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो हम बोलते T1 ज्यादा है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहां तो पलट के बैठे हैं, पलट के बैठने का मतलब I इधर V इधर, तो ये रिश्ता यहां पे जमता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV। अब T1 का स्लोप देखिए ज्यादा है, थीटा देखिए, इसको θ1 लिख देना चाहिए, इसको θ2 लिख देना चाहिए, तो स्लोप θ1 का ज्यादा है, यानी R T1 की वैल्यू जो होगी, स्लोप इसका ज्यादा है T1 का, देख पा रहे हो, तो ये R कम हो गया, R T1 इज लेस देन R T2। पकड़ में आई बात? मैं पहले क्या लिख दूं, स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T2। ये तो देख रहे हैं कि स्लोप में IV की कहानी है, तो ये T1 ज्यादा है तो R कम हो जाएगा, R T1 इज लेस देन R T2। अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर का भी क्या रहा, T1 इज लेस देन T2। ओके, जिसका टेम्परेचर कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। नॉर्मली यही बिहेवियर हम पकड़ के चलते हैं जो मेटल के केस में होता है, तो ये आंसर आ गया। अगर ये ग्राफ होता तो हम T1 इज ग्रेटर देन T2 कह देते, यहां उल्टा आ गया है। ये अक्सर आपको उल्टा ही देते हैं जैसे आप फंस जाएं, आप नहीं फंसेंगे क्योंकि अरविंद सर से आप पढ़ रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लें। ये भी इंटरेस्टिंग है, कई बच्चों ने अगर दर्शन नहीं किए तो गलती हो जाती है। देखिए मैं समझा दूंगा बहुत आसानी से। तो लिखा ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस, ये करंट है बड़ा बड़ा छपा, ये वोल्टेज है, फॉर ए मटेरियल गैलेनियम आर्सेनाइड इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ। गैलेनियम आर्सेनाइड वगैरह एलईडी वगैरह में जहां तक यूज होते हैं, एलईडी जो बनती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां है? तो देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस का
क्या मतलब? देखिए, हम ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अगर हम बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, R तो कांस्टेंट रहता है मोरलेस। तो V बढ़ाने पर I बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या रहता है? पॉजिटिव रेजिस्टेंस। मैं समझा दूं, जैसे कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप संभाल पाए। और कहीं पर V बढ़ाने पर I घटने लगे तो इसका मतलब है निगेटिव रेजिस्टेंस। बात समझ पाएंगे? ये एक केस बना दिया, ये दूसरा केस बना दिया। तो हमको ये ढूंढना है कि V बढ़ाने पर I कम कहां हो रहा है। हम समझ गए, ये रीजन D टू E है। देखिए, यहां से D टू E में आपने V बढ़ाया है, लेकिन I की वैल्यू डिप कर गई है, I कम हो गया है। तो ये पहले वाले का आंसर क्या रहा? रीजन DE, क्योंकि V इज इंक्रीजिंग, I इज डिक्रीजिंग। अब मुझे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। V को बढ़ाने पर I घट रहा है, इसलिए ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की कहानी है। नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक। अगली बात, वेयर ओम्स लॉ ओबेट। तो ओम्स लॉ ओबेट का मतलब है V बढ़ाने पे I बढ़े। ये कहानी जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस वाली बात, V इज इक्वल टू आई आर। तो वो किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है BC में। आप देखिए, BC में ये V बढ़ा रहे हैं तो I भी इंक्रीज कर रहा है, I इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो V बढ़ाने पर उसे लगभग एक लीनियर लाइन मिल रही है, क्योंकि ओम्स लॉ में ये भी जरूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन मिले। ऐसा नहीं है केवल कि V बढ़ाया तो I बढ़ जाए तो काफी है ना, वो बढ़े कैसा? एक स्ट्रेट लाइन के तहत। तो ये मोरलेस एक स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है। तो यहां पर क्या हो गया? मैं रीजन लिख देता हूं BC। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, यहां का भी आंसर ये हो गया था जो हम और आप सीख पाए थे। कोई समस्या की बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। अगली बात कर लेते हैं हम लोग। बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं याद दिलाऊंगा, द्रोणा देश का नंबर 1 फिजिक्स का कोर्स है बेटा। क्योंकि मैं शाम को यहां लाइव क्लास रहता हूं, हाईली इंटरेक्टिव क्लास होती है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं सबका वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, समझा के। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जितने किताब में, सबका वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, एमसीक्यू के वीडियोस मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे, केस स्टडी के वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको हैंड रिटन जो बहुत एग्जाम के लिए मददगार होंगे, फॉर्मूला शीट मिलेगी आपको, असाइनमेंट मिलेगा फुली सॉर्ट, सब कुछ। मतलब आप रोबस्ट कोर्स आपके लिए है। और कई बच्चे के मन में ये होगा कि अभी हम कोर्स ज्वाइन करें तो सर ऑलरेडी 4-5 चैप्टर पढ़ा चुके होंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो मेरे साथ आगे बढ़िए। अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते के आसपास से हम लोग फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 दिसंबर तक कोर्स को फिनिश करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस निश्चिंतता के साथ कि अभी से भी पढ़ेंगे और अगस्त पहले दूसरे हफ्ते से फिर से शुरू कर देंगे चैप्टर 1 से, तो आपका काम बन जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इजी फिजिक्स विद अरविंद सर पढ़ने के लिए, द्रोणा लेने के लिए, वो द्रोणा कोर्स ले लीजिए। और द्रोणा लेने के लिए करना क्या है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखेगा और उसको लेकर हमारी आप अपनी पढ़ाई मेरे साथ इजी फिजिक्स विद अरविंद सर चालू हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।